शकुंतला को और कोई जगह नहीं मिलती है और उसे पता भी नहीं चलता है। वो कमोड को चूल्हा समझ लेती है और उसमें वो खाना पकाने लगती है वॉशरूम में। खाना लगभग बन ही गया, बड़ा मजा आएगा मेरी सास को खाने में। अरे पागल औरत, ची 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 ची, कैसा खाना बना के लेके आई, वहाँ खिला दी। अरे क्या हुआ जी, अभी तो तारीफ कर रहे थे और अभी गाली देने लगे, कौन सी होगी आपको? अरे शकुंतला, तुम जिसमें खाना बनाई उसमें हम लोग पॉटी करते हैं। सुरेश और राकेश दो भाई थे, दोनों की एक साथ शादी होती है। राकेश की जहाँ एक मॉडर्न लड़की से शादी होती है, वहीं सुरेश की शादी एक गांव की लड़की से होती है। लेकिन इस शादी से सुरेश और राकेश दोनों खुश थे और सबसे ज्यादा उनकी माँ सुषमा देवी खुश थी कि उनकी दोनों बेटों की शादी हो गई। अब तो उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घर में दो दो बहुएं आने वाली है। आज शादी की सौगात थी, जहाँ पर राकेश की बीवी रजनी दूध का गिलास लिए बिस्तर पर बैठे अपने पति राकेश का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर राकेश पहुँचता है। अरे वाह रजनी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम और इन फूलों की भांति खूब खिल रही हो। थैंक यू जी, ये लीजिए आपके लिए दूध। रजनी राकेश को दूध का गिलास बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला भी अपने पति सुरेश का इंतजार कर रही थी। काफी लेट हो गई थी लेकिन सुरेश अभी तक नहीं आए थे। अरे क्या हुआ, अभी तक वो नहीं आए, अब क्या करूं, इतनी भूख भी लगी है। अरे ये दूध उनके लिए है ना, मैं कैसे पी सकती हूँ? अरे छोड़ो, वो बाद की बात है, अभी पी लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। शकुंतला को काफी भूख लगी थी। वो सामने दूध का गिलास देखकर वो उठाती है और सारा दूध गटक लेती है। तभी वहाँ पर सुरेश आते हैं। ओ! शकुंतला एक ढकार उठाती है। तभी सुरेश कहता है, अरे क्या हुआ शकुंतला, क्या खाई जितना ढकार उठा रही हो? अरे कुछ नहीं, वो आपका दूध रखा हुआ था ना, बड़ी भूख लगी थी तो वो पी ली। वो आपको पीना था क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, तुम पियो या मैं पिया, एक ही बात है। तो ठीक है जी, अभी बड़ी नींद लगी है, मैं सो जाती हूँ। कब से आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ गए थे? अब तक हम लोग तो कब का सो जाते हैं, इतनी रात तक जगे हुए हैं। चलिए जल्दी सो जाइए, रात हो गई है। ये कहते हुए शकुंतला सो जाती है और इधर सुरेश, अरे कैसी लड़की है, आज इसे पता भी नहीं है क्या आज हमारी सौगात है और ये तो सो गई। लगता है सब कुछ इसे सिखाना पड़ेगा मुझे। आज शकुंतला की पहली रसोई थी। वो कमरे में सोचती है, अरे आज सासू माँ को कुछ अच्छा बना के खिला देती हूँ। सासू माँ हमेशा मेरा ही गुणगान गाएगी। आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी जाती हूँ वरना रजनी आ जाएगी तो मैं क्या बनाऊंगी। फिर शकुंतला जल्दी से रसोई की ओर जाती है। शकुंतला जल्दी से रसोई आती है कुछ बनाने के लिए। आकर देखती है पहले से रजनी वहाँ मौजूद है और कुछ पका रही है। अरे ये क्या, ये तो पहले आ गई, अब मैं कैसे बनाऊंगी? अरे रजनी, मुझे भी तो खाना बनाना है, एक चूल्हा मुझे भी दे दो, आज मेरी भी पहली रसोई है ना। अरे शकुंतला, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मेरी भी है, मैं पहले आई हूँ तो मैं पहले बनाऊंगी, मैं पहले बना लूँ फिर तुम बना लेना। अरे ये तो बड़ी चालाक है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लो, मैं दूसरा चूल्हा में बना लेती हूँ। ये इसे दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया, घर में तो एक ही किचन है। अरे तुम्हें दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया, यहाँ तो एक ही किचन है। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, अब मैं अपने से बनाऊंगी और सासू माँ को अम्प्रेस कर दूंगी। अम्प्रेस ठीक है, अम्प्रेस कर दो, जाओ सासू माँ को। फिर शकुंतला वहाँ से चली जाती है और इधर रजनी अपना खाना पकाने लगती है। रजनी इधर खाना पका रही थी तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है किचन में। अरे रजनी बहू, क्या बना रही हो, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है बाहर। अरे माँ जी, ये देखिए आपके पसंद की सारी चीजें बना रही हूँ। अरे बहू, ये तो चाइनीज आइटम है, ये मुझे उतने पसंद नहीं है, कुछ देसी बनाओ तब तो मजा आएगा। लेकिन माँ जी, मुझे देसी बनाना आता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगी। लेकिन इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? वो शकुंतला बहू कहाँ है, वो कहाँ खाना बना रही है क्या? अरे हाँ माँ जी, वो तो बोल के गई कि दूसरा किचन भी है इस घर में, उसे पता है, वो वहाँ बना रही है।
इस घर में दूसरा किचन आज तक तो मुझे नहीं दिखा। मेरा ही घर है, कहाँ बना रही है जरा देखूं तो। चलो बहू साथ में देखते हैं वो क्या पका रही है। फिर सुषमा अपनी बहू रजनी को साथ लेकर शकुंतला को ढूंढने के लिए निकलती है कि वो कहाँ खाना बना रही है, क्योंकि उसकी सास को बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी खाने की। अरे खाना लगभग बन ही गया, बड़ा मजा आएगा। मेरी सास को खाने में बड़ा अच्छा सुगंध आ रहा है, अब से वो मेरी ही गुणगान गाएगी। शकुंतला को और कोई जगह नहीं मिलती है और उसे पता भी नहीं चलता है। वो कमोड को चूल्हा समझ लेती है और उसमें वो खाना पकाने लगती है वॉशरूम में। तभी वहाँ पर उसकी सास और रजनी आकर पहुँचती है। ये देखकर सुषमा दंग रह जाती है कि अरे शकुंतला बहू, ये क्या की? ये कोई चूल्हा थोड़े ना है, ये तो कमोड है। कमोड में खाना पका रही हो? छी 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 छी, कितनी घिन वाली बात है। थोड़ा भी अकल है कि नहीं है? गवार तो गवार ही रहोगी क्या? अगर समझ नहीं आता तो कम से कम पूछ ही लिया करती। छी छी छी। माँ जी, ये तो कमोड में खाना पका रही थी, इसीलिए आपको शायद बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। जी जी बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपना खाना बना के अपने ही खा लेना, हमारे नजदीक मत लाना। जी जी, अभी से घिन आ रही है। शकुंतला की सास शकुंतला को सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। शकुंतला को अब भी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी रजनी कहती है, अरे शकुंतला, तुम्हारा किचन तो बहुत बढ़िया है। सासू माँ को कहाँ पता है, अब से तुम यही बनाना खाना और यही खाना। रजनी भी शकुंतला का मजाक उड़ाती है और चली जाती है। और इधर शकुंतला, अरे मैंने कौन सा किया, मैंने तो खाना पका रही हूँ इस चूल्हे में। ये क्या कोमोट कोमोट कर रही थी? ये तो अच्छा चूल्हा है और बर्तन भी अच्छे से बैठ रहे, तो मुझे क्यों सुनाई? मैं अभी जाके उनसे पूछ के आती हूँ। कमरे में सुरेश बैठा हुआ था। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजन बनाकर सुरेश के पास आती है। ए जी, ये जरा चख के बताइए ना कैसा हुआ है। अरे इतने सारे व्यंजन, ये देख के ही तो मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लाओ लाओ, अभी बताता हूँ। सुरेश को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। वो कुछ ही समय में सारा खाना सफा चट कर डालता है। अरे तुम्हारा खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मजेदार खाना। ऐसा खाना तो लगता है सदियों से नहीं खाया हूँ। अरे आपको जब इतना पसंद आया तो माँ जी को क्यों नहीं? लेकिन माँ जी ने क्या कहा? अरे मैं वहाँ खाना बना रही थी, नया चूल्हा था, सफेद सफेद दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं वही बना ली। तो माँ जी बोली कि यहाँ कोई खाना बनाता है क्या? ये क्या बोल रही थी? कमोड कुमोड ऐसे ही कुछ। क्या तुम कोमोड में खाना बना रही थी? तुम रसोई में खाना नहीं बनाई? अरे क्या करूँ जी, रसोई में तो रजनी थी, वो खाना बना रही थी, मुझे पकाने नहीं दी। बोली कि मैं पकाऊंगी फिर तुझे दूंगी। तो मैं सोची इसी में बना ले तू, ये भी चूल्हा जैसा है, बढ़िया दिख रहा है, साफ सुथरा भी है, मैं वही बना ली। कोई दिक्कत है जी? अरे पागल औरत, ची 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 ची, कैसा खाना बना के लेके आई, वहाँ खिला दी। अरे क्या हुआ जी, अभी तो तारीफ कर रहे थे और अभी गाली देने लगे, कौन सी होगी आपको? अरे शकुंतला, तुम जिसमें खाना बनाई उसमें हम लोग पॉटी करते हैं। ची ची ची, वो खाना बनाने के लिए नहीं है, पॉटी करने की जगह है। ची ची ची, मुझे तो उल्टी आ रही है। आईना से कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना कम से कम, ये तो गवार ही रहेगी। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है। और इधर शकुंतला, अरे ये मैं क्या कर दी? चीची, वो पॉटी करने की जगह थी, इतना साफ सुथरा, मुझे तो कुछ और लगा। ची मैं भी क्या कर दी? अब क्या करूं? अब तो मुझे ही घिन आ रही है वहाँ जाने में। दूसरी रोज शकुंतला की सास शकुंतला को किचन लेके आती है। अरे शकुंतला बहू, देख ले, ये से कहते हैं किचन, रसोई। अब तुमको यही खाना बनाना है। अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए वहाँ खाना नहीं बनाना है, कोई भी हालत में यही बना के खिलाना। अब इधर उधर मत जाना मेरी माँ। अरे ठीक है सासू माँ, मैं अब यही बनाऊंगी खाना और आपको बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ आज बना के। सास सुषमा ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और इधर शकुंतला आकर किचन में खाना बनाने लगती है। शकुंतला रसोई में बहुत सारे व्यंजन बनाती है खाने के लिए।
आज तो सासू माँ खुश हो जाएगी। ये खाना खा के मैं उन्हें टेस्ट करवा के आती हूँ। फिर शकुंतला सारे व्यंजनों को एक थाली में लेती है और अपनी सासू माँ को टेस्ट करवाने के लिए जाती है। सास सुषमा और बहू रजनी दोनों सोफे में बैठे हुए थे। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजनों के साथ आती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैं खाना बना के लेके आई हूँ। बहुत सारे, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, बहुत सारे व्यंजन है और सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। लाओ लाओ चख के देखती हूँ। अरे माँ जी, थोड़ा ध्यान से, कहीं ये। अरे नहीं नहीं रजनी, आज तो मैं खुद किचन से बना के लेके आई हूँ। किचन से वहाँ नहीं। तुम भी टेस्ट करोगी? खाना लेके आओ तुम्हारे लिए भी। अरे नहीं नहीं, मैं बाद में टेस्ट कर लूंगी, अभी माँ जी को टेस्ट करने दो। फिर सुषमा थोड़ा सा चखने के नाम पर सारा खाना सपाचट कर डालती है, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी बना था और सुषमा को खूब पसंद आता है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। इतना टेस्टी खाना तो मैं जिंदगी में कभी नहीं खाई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे रजनी बहू, तू भी थोड़ा सा सीख ले इससे, कितना अच्छा खाना बनाती है। अब से शकुंतला सास की लाडली हो जाती है। रजनी को इससे थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। अब घर में सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसकी सास या रजनी उसकी मदद कर देती है। बेटा बेटा, बहू को अंडा हुआ है। अंडा जन्म दी बहू ने, देख देख। मधु कुएं से पानी भर के घर की ओर जा रही थी। मधु प्रेग्नेंट थी। तभी अचानक से मधु का सर चकरा जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। मोहन! ये मोहन जो खेत की ओर जा रहा था, वो मधु की आवाज सुन वो देखता है कि मधु गिरी पड़ी है। वो जल्दी से दौड़कर मधु के पास पहुंचता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है। अरे माँ, माँ जल्दी आओ। अरे मधु, क्या हो गया तुम्हें? मधु, मधु। बेटे की आवाज सुन माँ कौशल्या दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है और आकर देखती है कि मधु बेहोश पड़ी है। अरे बेटा, क्या हो गया मधु बहू को? क्या हो गया? चलो इसे जल्दी से लेकर घर के अंदर चलो, जल्दी चलो बेटा। मोहन मधु को उठाता है और उसे घर के अंदर की ओर लेके जाता है। मोहन मधु को लाकर बिस्तर पर लेटा देते हैं, लेकिन अभी तक मधु को होश नहीं आया था। अरे माँ, ये मधु को होश क्यों नहीं आ रहा है? अरे बेटा, मधु गर्भवती भी है। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाकर दाई माँ को बुला के लेके आती हूँ, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ठीक है माँ, तुम दाई माँ को बुला के लाओ, मैं मधु के पास रुकता हूँ। फिर कौशल्या देवी चली जाती है दाई माँ को बुलाने के लिए और इधर मोहन मधु के पास रुकता है, उसके सर को सहलाता है। अरे मधु, क्या हो गया तुम्हें? उठ जाओ मधु। तभी मधु को धीरे धीरे होश आता है। अरे मोहन, तुम मोहन, पेट में दर्द कर रहा है मोहन, काफी जोरों से। अरे मधु, थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी दाई माँ आ रही होगी, माँ गई है उन्हें बुलाने के लिए। तभी वहाँ पर कौशल्या जी दाई माँ को लेकर पहुँच जाती है। अरे दीदी, देखिए ना, मेरी बहू को क्या हो गया, बेहोश हो गई थी, अचानक से सर चकरा के गिर गई शायद, और गर्भवती भी है। आप थोड़ा सा इसे अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए ना। अरे हाँ हाँ, मैं देखती हूँ, आप लोग थोड़ा हट जाइए। फिर वो दाई माँ मधु को चेक करती है अच्छे से। काफी दुख रहा पेट में। मुझे लगता है कि इसका बच्चा होने वाला है अभी, इसीलिए आप लोग बाहर जाइए, मैं देखती हूँ। फिर मोहन बाहर चला जाता है और वो दाई माँ मधु का अच्छे से चेकअप करने लगती है। अरे बेटी, जरा जोर लगा बेटी। पेट दुख रहा है काफी। काफी तकलीफ हो रही है। बस हो गया बेटी, बस बस बस, हो गया। देखो आ रहा है, नन्ना मुन्ना राज आ रहा है। आ गया, ये देखो नन्ना मुन्ना राजा आ गया मेरे हाथों में। देखो कितना सुंदर है, लेकिन ये रो क्यों नहीं रहा है? रो बेटा, रो। दाई माँ काफी प्रयत्न करती है, लेकिन वो बच्चा रोता नहीं है। अरे दाई माँ, क्या हुआ बच्चा को? मुन्ना को क्या हुआ? क्यों नहीं रो रहा है? अरे माफ करना बेटी, ये मरा हुआ जन्म लिया है। नहीं, ये क्या हो गया?
माँ जी क्या हो गया? ये मेरा बच्चा कैसे मर सकता है? ये क्या हो गया है ऊपर वाले? ये तूने क्या कर दिया? मधु अपने बच्चे को गोदी में लेकर बैठी हुई थी। उसकी सास भी बगल में बैठी हुई थी। तभी वहां पर मोहन पहुंचता है। अरे मधु, मधु क्या हो गया? अरे मोहन, देखो ना हमारा बच्चा कैसे मरा पैदा लिया। हमने कितने सपने देखे थे इसके लिए और सब कुछ खत्म हो गया। अरे मधु, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे ही है। हम लोगों का फिर से बच्चा होगा। शायद इसे इस दुनिया में आना ही नहीं था, इसीलिए वो मरा हुआ जन्म लिया। मधु ऐसे उदास मत होया करो, अगर तुम टूट जाओगी तो कैसे चलेगा मधु? मोहन मधु को समझाता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक रोज मोहन नहाने के लिए तालाब में आया हुआ था। तभी वहाँ पर मोहन का दोस्त रमेश पहुँचता है तालाब में नहाने के लिए। वो मोहन को देखकर कहता है, अरे मोहन, क्या हाल चाल है यार? सब ठीक है भाई। सुना है तुझे बच्चा होने वाला है, तू बाप बनने वाला है। अरे हाँ यार, इससे पहले भी मधु प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन नहीं पता कैसे बच्चा मरा हुआ पैदा लिया। तब से वो काफी मायूस थी। इस बार ऐसा कुछ ना हो, नहीं तो यार वो टूट जाएगी। अरे मोहन, ये तो तुम लोगों की बुड़बकी के कारण होता है। गांव से बाहर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खुला है, वहाँ क्यों नहीं लेके जाता है? वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं और ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। वहाँ जाओगे तो बच्चा अच्छा से जन्म लेगा और सब कुछ मिलेगा। वहाँ लेके जाओ भाभी जी को, सब कुछ सही रहेगा। घर में ऐसे ही छोड़ देने से सब कुछ नहीं होता है यार। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है, इस बार मैं उसे हॉस्पिटल ही लेके जाऊंगा। मधु पानी भरने के लिए कुएं के नजदीक जा रही थी। तभी मोहन खेत जा रहा था, वो देख लेता है। वो जल्दी से मधु के पास पहुंचता है। अरे मधु, ये क्या कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं कर देता हूँ, तुम्हें नहीं करना है इतना सारा काम और भारी बर्तन नहीं उठाने हैं। अरे मोहन, ऐसे कैसे चलेगा? घर का काम तो करना पड़ेगा ना। अरे मधु, कुछ दिनों की तो बात है, मैं कर दूं तो क्या दिक्कत है? फिर मोहन जाकर कुएं से पानी निकालकर वो घर की ओर पहुंचा देता है। मोहन मधु का खूब ख्याल रखता है। एक रोज मोहन बिस्तर पर बैठा हुआ था। मधु उसके लिए नाश्ता लेके आ रही थी। ये लीजिए मोहन, नाश्ता कर लीजिए। अरे मधु, तुम्हें मना किया था इतना काम करने के लिए, मैं नाश्ता खुद ले सकता हूँ ना। अरे बाबा ठीक है, अब इतना भी ख्याल मत रखिए, नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी। फिर हमेशा के लिए आपको ही घर का काम करना पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ, मैं करूँ या तुम करो, एक ही बात है। चलिए छोड़िए, अब नाश्ता कीजिए। फिर मधु वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। मोहन। अरे मधु, मधु क्या हो गया तुम्हें? मोहन, काफी जोरों से पेट में दर्द हो रहा है। अरे चलो चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं और देर ना करते हैं इस बार। मोहन अपनी बैलगाड़ी में मधु और अपनी माँ दोनों को बैठाता है और बैलगाड़ी से शहर के हॉस्पिटल की ओर चल पड़ता है। मधु को लेकर मोहन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मधु को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। वहां पर मधु के पति मोहन और उसकी सास कौशल्या दोनों बैठी हुई थी। तभी डॉक्टर साहिबा वहां आती है, मधु को अच्छे से चेकअप करती है। अरे इसे तो इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी लेके चलो इसे ऑपरेशन थिएटर। अरे डॉक्टर साहिबा, क्या कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बच्चा होने वाला है, इसलिए ऑपरेट करके हम लोग बच्चा निकालेंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। ओ अच्छा अच्छा। फिर वार्ड बॉय मधु को व्हीलचेयर में बैठाते हैं और उसे ऑपरेशन थिएटर की ओर लेके जाते हैं। डॉक्टर मधु को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और उसका ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। इधर मधु की सास और उसका पति दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे रहते हैं। मधु की सास थोड़ी सी चिंतित थी, जिस कारण वो बार बार शीशे के बीच से मधु को देखने का कोशिश करती है। फिर डॉक्टर मधु का ऑपरेशन करती है और एक अंडानुमा सा कुछ निकालती है। बाहर खड़ी मधु की सास ये देख पाती है
और ये देखने के बाद तुरंत कह उठती है, अरे बेटा बेटा, बहू को अंडा हुआ है, अंडा जन्म दी बहू ने, देख देख। अरे माँ, तुम भी पागल हो गई हो क्या? वो अंडानुमा आकृति का होता है, उसके अंदर बच्चा होता है, ध्यान से देखो। फिर मधु की सास ध्यान से देखने लगती है। तभी डॉक्टर उस अंडानुमा चीज को फोड़ देते हैं और उसमें से बच्चा निकालते हैं। ये देखकर मधु की सास काफी खुश हो जाती है। अरे बेटा, बच्चा हुआ है, सही कह रहा था, उसी में बच्चा था। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर साहिबा बाहर आती है। मुबारक हो, आपकी बहू को बेटा हुआ है। अभी तो आप लोग मिल नहीं सकते हैं, कुछ देर बाद नर्स आएगी, वो आप लोगों को मिला देगी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की चीज का, ये तो मेरा काम है। डॉक्टर साहिबा ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है और इधर मधु की सास वहीं शीशे से मधु को देखते रहती है। कुछ घंटों के बाद मधु को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है बच्चे के साथ। डॉक्टर साहिबा मधु को अच्छी तरह से चेक कर लेती है और कहती है, अब आप लोग मिल सकते हैं। ये कहने के बाद डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और मोहन और उसकी माँ दोनों मधु के करीब आते हैं। अरे मधु, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला ने चाहा तो जल्दी हम लोगों के घर संतान आएगा और हम लोग काफी खुश होंगे। देखो हमारा कितना सुंदर प्यारा सा बच्चा हुआ है। हाँ मोहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। मधु को बच्चा हो जाता है। इससे उसकी सास और उसके पति दोनों काफी खुश होते हैं। उसका परिवार पूरा हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज कोमल और राज की शादी की सुहागरात है। कोमल बिस्तर पर बैठे हाथ में दूध का गिलास लिए अपने पति राज का इंतजार कर रही थी। कमरे को अच्छे से फूलों से सजाया गया था, जिसकी सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। तभी वहाँ पर राज पहुँचता है। अरे वाह वाह कोमल, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऊपर से ये फूलों की महक और ज्यादा रोमांटिक बना दी इस माहौल को। आज हमारी सुहागरात जो है। कोमल थोड़ी सी शर्मा जाती है। बस कीजिए जी, और कितनी तारीफ करेंगे। अरे तुम तो तारीफ के काबिल ही हो। ये लीजिए, आपके लिए दूध लेके आई थी, ये पी लीजिए। अरे मुझे दूध पसंद नहीं है, मुझे दूध से एलर्जी है, इसीलिए मैं नहीं पी सकता हूँ, सॉरी। ऐसे ही कोमल और राज दोनों की मजाक मजाक में रात धीरे धीरे कट जाती है। दूसरी सुबह कोमल जल्दी जल्दी उठकर अपने पति राज के लिए चाय बनाकर लेके आती है और राज को उठाते हुए कहती है, राज राज उठ जाइए, सुबह हो गई है। और देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आई हूँ, ये पी लीजिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन राज कोई आवाज नहीं देता है। कोमल फिर से कहती है, राज क्या हो गया, उठिए जल्दी से। राज अभी तक नहीं उठता है तो कोमल को थोड़ा सा डाउट होता है। वो राज को हिलाने की कोशिश करती है, तब भी राज कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। अरे राज क्या हो गया आपको? माँ जी कहाँ है, जल्दी आइए, देखिए ना राज उठ नहीं रहे, क्या हो गया इन्हें। कोमल की सास जल्दी जल्दी कोमल की आवाज सुन उस कमरे में आती है। अरे हाँ बहू, क्या हो गया मेरे बेटे को? अरे राज उठ जा बेटा, राज। लेकिन राज उठता नहीं है क्योंकि वो उठ जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया मेरे राज को? कल ही तो इसकी शादी हुई थी, ये कुलक्किनी आकर मेरे राज को खा गई। अरे कुलक्किनी, हमारे घर से निकल जा, नहीं तो और क्या क्या इस घर में हो जाएगा। निकल जा मेरे घर से, जल्दी से निकल यहाँ से। अरे माँ जी, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया माँ जी। अरे कुलक्किनी, अभी निकल जा, मैं तेरा शकल तक नहीं देखना चाहती और ज्यादा देर तक। मेरे बेटे को खा गई, चली जा मेरी जिंदगी से, यहाँ से चली जा। कोमल की सास कोमल को घर से निकाल देती है। कोमल रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा, ये क्या हो गया तेरे साथ? तेरी शादी क्यों दी इस कुलक्किनी के साथ मैंने? कोमल विधवा हो चुकी थी, अब वो अपने घर आ चुकी थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे घर से निकाल दिए थे। अब कोमल इस घर में काफी मायूस रहने लगी थी। कोमल की माँ माधवी कोमल को इस हालत में नहीं देख सकती थी। वो कोमल के पास आती है। अरे बेटी, जो होना था वो हो गया, शायद किस्मत में यही लिखी थी। अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो बेटी। लेकिन कैसे माँ?
जिसके पति शादी के दूसरे दिन ही मर जाते हैं। कैसे आगे बढ़ूं, कैसे सोचूं इस बारे में माँ? शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं एक कुलक्कनी हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं है बेटी। कोमल की माँ माधवी कोमल की ऐसी हालत और देख नहीं पाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। कोमल की माँ माधवी कोमल की ये दशा और देख नहीं पाती है, इसलिए कोमल के लिए दूसरा रिश्ता बुलाती है। सुमित और उसकी माँ राखी दोनों कोमल को देखने के लिए आए हुए थे। कोमल सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। वहाँ सुमित पहली नजर में ही कोमल को देखकर पसंद कर लेता है। अरे वाह वाह कोमल, तुम तो बड़ी सुंदर हो, बड़ी खूबसूरत हो। मुझे तो ऐसी ही छोटी सी क्यूट सी बहू चाहिए थी। मुझे तो बहुत पसंद है कोमल। माधवी जी, आपको कोई ऐतराज है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या ऐतराज हो सकती है भला। फिर कोमल और सुमित की शादी तय कर दी जाती है। आज कोमल और सुमित की सुहागरात थी। कोमल के मन में एक डर था। अरे पहले शादी के जैसा ऐसा कुछ मत होना। कोमल ये सब सोच ही रही थी कि सुमित वहाँ पहुँचता है। अरे कोमल, क्या सोच रही हो? इतनी गंभीर सोच में पड़ी हुई हो। वो कुछ नहीं जी, वो बस आज के बारे में ही सोच रही थी। चलो अच्छा है, आज हमारी सुहागरात जो है। सुमित आकर कोमल के बगल में बिस्तर में बैठता है। रात यूं ही बीत जाती है, दोनों सो जाते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ कोमल जल्दी से अपने पति सुमित के लिए चाय बनाकर लेके आती है। सुमित बिस्तर पर सोया हुआ था। कोमल सुमित के नजदीक जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। सुमित, सुमित उठ जाइए, सुबह हो गई। आपके लिए मैं गर्मा गर्म चाय भी लेके आई हूँ। लेकिन सुमित कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। कोमल डर जाती है और जोर से चीखती है, माँ जी, जल्दी आइए, देखिए ना क्या हो गया। कोमल के पुकारने पर सुमित की माँ जल्दी जल्दी वहाँ दौड़े पहुँचती है। अरे क्या हो गया बहू, क्या हो गया? अरे माँ जी देखिए ना, सुमित उठ नहीं रहे, क्या हो गया नहीं पता। अरे सुमित बेटा उठ जा बेटा, क्या हो गया बेटा? सुमित। सुमित के माँ के काफी कोशिश करने के बाद भी सुमित नहीं उठता है। अब सुमित की माँ को समझ में आ गया था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तेरे साथ इस कुलक्कनी की शादी करके। मैं ये सब बात नहीं मानती थी, मुझे पता था, लेकिन आज ऐसा होगा मुझे ये नहीं पता था बेटा। अरे कुलक्कनी, तेरे चलते मेरा बेटा आज मुझसे दूर चला गया। चली जा मेरे घर से। मैंने कितना कुछ सोच के तुझे इस घर में लेके आई थी कि ये सब भ्रम है, ये कुछ नहीं होता है, लेकिन यही हुआ। ए भगवान, ये क्या हो गया? मेरा एक ही बेटा था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अरे कुलक्कनी, जाना यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जा। कोमल की आज दूसरे पति की भी मौत हो चुकी थी। आखिर क्यों? कोमल के शादी के दूसरे दिन ही कोमल के पति की मौत हो जाती है। आइए जानते हैं, कुछ महीने पहले की बात है। एक रोज एक पंडित माधवी के घर आए थे भिक्षा मांगने के लिए। तभी माधवी उसे चावल देती है। ये लीजिए बाबा, तुम्हारा कल्याण हो। तभी कहीं से कोमल आती है घर। अरे माँ, ये कौन है? अरे बाबा, इन्हें भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, ये मेरी बेटी है। पंडित जी कोमल को देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं। वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, अरे घोर पाप, घोर अन्याय है, इस पर तो घोर मंगल का साया है। अरे पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जो देख सकता हूँ वही कह रहा हूँ। इसके ऊपर घोर मंगल की साया है। जल्दी से मंगल को इससे दूर कराओ, वरना ये कभी सुख शांति से नहीं रह पाएगी। इसके नसीब में जो भी कोई इसके करीब आने की कोशिश करेगा वही इससे दूर हो जाएगा। अरे पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं? इससे दूर करने का कोई उपाय बताइए। मेरे आश्रम आ जाना, वहाँ एक पूजा करनी होगी, तभी इस मंगल से छुटकारा मिल सकता है। ये कहते हुए वो पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और डर कोमल कहती है, अरे माँ, किस पाखंडी के चक्कर में पड़ रही हो? ये सब झूठ बोलते हैं ताकि इन्हें कुछ खाना वगैरह, पैसा वगैरह मिल जाए, इसी कारण। चलो अंदर चलते हैं, बाकी थक गई हूँ मैं काफी। चलो ना, खाना दो ना।
कोमल के इस पति के देहांत के बाद माधवी को भी अब उस पंडित जी की बातें सच लगने लगी थी। अरे वो पंडित जी सही कह रहे थे। अगर मैं उस दिन उस पंडित जी की बात मान लेती और कोमल की बात नहीं मानती तो आज मेरी बेटी के साथ ये दशा नहीं होती। मुझे जल्द से जल्द उस पंडित जी के पास जाना होगा। वो तांत्रिक बाबा एक गुफा में अपना स्थान बनाए हुए थे, जहां अपना पूजा पाठ वगैरह करते थे। वहीं पर कोमल और उसकी माँ माधवी पहुंचती है गुफा के बाहर। अरे बेटी चलो इस गुफा के अंदर चलो, इसी के अंदर बैठते हैं वो पंडित जी। लेकिन माँ मुझे डर लग रहा है अंदर। अरे बेटी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना, मैं पहले आ चुकी हूँ, उनसे सारा बात करके गए हूँ, पूजा सामग्री वगैरह जुगाड़ कर दी हूँ। चलो आज सिर्फ पूजा करवानी है। फिर माधवी और कोमल दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही समय में सारा पूजा का इंतजाम हो चुका था। वहाँ पूजा स्टार्ट हो जाती है। कोमल जाकर पूजा में बैठती है और माधवी थोड़ी सी दूर में पंडित जी वहाँ पूजा करते हैं। ओम फट स्वाहा। कुछ समय बाद पूजा संपन्न हो जाती है। पंडित जी कहते हैं, जा बेटी जा, अब तुझे कोई डर नहीं है। अब कोई भी तेरे नजदीक आने की कोशिश करेगा उसका कुछ नहीं होगा। अब तू शादी करेगी तो तू अपने पति के साथ सुख शांति से रह पाएगी। अगर उसी दिन ये बात मान लेती तो ऐसी दशा नहीं होती। जय हो बाबा की, जय हो बाबा। माधवी और कोमल दोनों बाबा को प्रणाम करके वहाँ से चले आते हैं। पूजा के कुछ दिनों के बाद कोमल की तीसरी शादी करवा दी जाती है रोशन के साथ। कोमल के मन में एक डर भी था, लेकिन एक विश्वास भी थी। कोमल और रोशन की आज शादी की सौगात थी। कोमल बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन मन में एक डर था कि आज भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये सोच ही रही थी कि वहाँ पर रोशन पहुँच जाता है। अरे कोमल क्या सोच रही हो इतनी गहरी सोच में? ओहो मेरे बारे में ही सोच रही थी ना। कोमल और रोशन को कुछ नहीं कहती है। हाँ जी वो आप ही के बारे में सोच रही थी। फिर रोशन जाकर कोमल के बगल में बैठ जाता है और कहता है, अरे आज कोमल तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। वो तो मैं रोज लगती हूँ। ओह सच में? आज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ना इस खूबसूरती के साथ, इसीलिए ना। ऐसे ही बातों बातों में रात बीत जाती है। दूसरी सुबह रोशन सो रहा होता है, तभी वहाँ पर कोमल पहुँचती है चाय लिए। कोमल के मन में एक डर था, कहीं ये भी तो। अरे आज भी मैं अगर इन्हें उठाने गई और ये अगर नहीं उठे तो क्या होगा? मैं नहीं ऐसे नहीं उठाऊंगी। कोमल चाय के कप को वहाँ टेबल पर रख देती है और टेबल पर रखा एक गिलास में पानी वो उठाती है और वो पानी रोशन पर छिड़क देती है। रोशन धड़पड़ा के उठता है। अरे क्या हो गया? अरे कोमल ऐसे कोई उठाता है क्या पानी छिड़क के? अरे वो मैं बाबा आपकी जय हो, आपने सही कर दिया सब। वो मैं कुछ नहीं, वो पैर फिसल गया इसीलिए पानी आप पे गिर गई, गलती हो गई। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। वो मैं आपके लिए चाय लेके आई थी। अरे तो इंतजार किस बात की? लाओ पीता हूँ। फिर रोशन कोमल के हाथों से बना हुआ चाय पीने लगता है। कोमल के पति का इस बार कुछ नहीं होता है, उसके सारे मंगल दोष कट चुके थे। अब कोमल और रोशन दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।